दोस्तों, आज की कहानी है शादीशुदा पति को तलाक देकर पत्नी अपना जिस्म क्यों बेचने लगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नवंबर का महीना, सर्द हवा, एक मोटी किताब को सीने से चिपका हल्के हरे ओवरकोट में तुम सीढ़ियों से उतर रही थी। इधर उधर नजर दौड़ाई, पर जब कोई नहीं दिखा तो मजबूरन तुमने पूछा था, कॉफी पीने चले। तुम्हें इतना पता था कि मैं तुम्हारी क्लास में ही पढ़ता हूँ और मुझे पता था कि तुम्हारा नाम सोनाली राय है। तुम बंगाल के एक जाने माने वकील अनिरुद्ध राय की इकलौती बेटी हो। तुम लाल रंग की स्कूटी से कॉलेज आती हो और क्लास के अमीर जादे भी तुम पर इतने ही मरते हैं जितने हम जैसे मिडिल क्लास के लड़के, जिन्हें सिगरेट, शराब, लड़की और पार्टी से दूर रहने की नसीहत हर महीने दी जाती है। उनका एकमात्र सपना होता है माँ बाप के सपनों को पूरा करना। ये तुम जैसी युवतियों से बात करने से इसलिए हिचकते हैं क्योंकि हाय हेलो के बाद की अंग्रेजी बोलना इन्हें भारी पड़ता है। तुम रास्ते भर बोलती रही और मैं सुनता रहा। तुमने मौका ही नहीं दिया मुझे बोलने का। तुम मिश्रा राय, नसरीन मॉम की बकबक, बीड़ा मॉम के समाचार पढ़ने जैसा लेक्चर और ना जाने कितनी कहानियां तेजी से सुना गई थी और मैं बस मुस्कुराते हुए तुम्हारे चेहरे पर आए हर भाव को पढ़ रहा था। तुम्हारे होठों के ऊपर काला तिल था जिस पर मैं कुछ कविताएं सोच रहा था। तब तक तुम्हारी कॉफी और मेरी चाय आ गई। तुमने पूछा था, तुम कॉफी क्यों नहीं पीते? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चाय की आदत कभी नहीं छूटी। तुम यह सुनकर काफी जोर से हंसी थी। शायरी भी करते हो? मैं झेप गया। तुम इतने समय से कुछ भूल रही थी मेरा नाम पूछना, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज में अपने नाम को सुनना चाह रहा था। तुमने तब भी नहीं पूछा था। हम दोनों उठकर चल दिए थे। कैंपस से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन की ओर बात करते हुए तुमने कहा था, सज्जाद पता है, मैं अक्सर सपना देखती हूँ कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी, पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊंगी और सारे खूबसूरत नज़ारे अपने कैमरे में कैद करूंगी। लेकिन आज मैं मील मार्क्स और लेनिन की किताबों की उलझी हुई हूँ। कभी जी करता है तो ब्रेख्त पढ़ लेती हूँ, तो कभी कामों को हम अक्सर जो चाहते हैं वैसा नहीं होता है और शायद अनिश्चितता की ही जीवन को खूबसूरत बनाती है। अक्सर सब कुछ पहले से तय हो तो जिंदगी से रोमांच खत्म हो जाएगा। हम उम्र से पहले बूढ़े हो जाएंगे। जो बस यही सोचते हैं उनके लिए मरना ही एकमात्र लक्ष्य है। सज्जाद, तुमने क्या पॉलिटिकल साइंस अपनी मर्जी से चुना? तुमने पूछा था। हाँ, मैंने कहा। नहीं कहने का कोई मतलब नहीं था उस समय। मैं खुद को बताने से ज्यादा तुम्हें जानना चाह रहा था। और हाँ, मेरा नाम सज्जाद नहीं आदित्य है, आदित्य यादव, मैंने जोर देते हुए कहा। ओह, तो तुम लालू यादव के परिवार से तो नहीं हो? बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्यों बिहार का हर यादव लालू यादव का रिश्तेदार लगता है लोगों को। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। कई कदम चल चुके थे। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, वैसे यह सज्जाद है कौन? कोई नहीं, बस गलती से बोल गई थी। तुम्हारे चेहरे के भाव बदल गए थे। कहाँ रहते हो तुम? हम बात करते करते मानसरोवर हॉस्टल आ गए थे। मैंने इशारा किया। यही मेट्रो स्टेशन पास ही था। तुमसे विदा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने पूछा, यह निशान कैसा? अरे वाह, कल खाना बनाने वाली नहीं आई तो खुद रोटी बनाते समय हाथ जल गया। अभी आदत नहीं है ना? मैंने हाथ मिलाया। ओवरकोट की गर्मी अब भी उसके हाथों में थी। इस खूबसूरत एहसास के साथ मैं सो नहीं पाया था। सुबह जल्दी उठकर तुमसे ढेर सारी बातें करनी थी। मैं कॉलेज गया था अगले दिन। कॉलेज में इस बात की चर्चा जरूर होने वाली थी क्योंकि हम दोनों को साथ घूमते क्लास के लड़के लड़कियों ने देख लिया था। उस दिन तुम नहीं आई थी। मुझे हर सेकंड बोझिल लग रहा था। तुमने कॉलेज छोड़ दिया था। 2 वर्षों बाद दिखी थी इस नवंबर महीने में कनॉट प्लेस के इंडियन कॉफी हाउस की सीढ़ियों से उतरते हुए। मेरा मन जब भी उदास होता है मैं निकल पड़ता था। इंडियन कॉफी हाउस दिल्ली की शोर भरी जगहों में एक यही जगह थी जहां मैं सुकून से उलझनों को भी जी सकता था।
और कल्पनाओं को नई उड़ान देता। लड़की मुस्कुराहट के साथ तुम मिली थी उस दिन। कोई तुम्हारे साथ था। तुम पहले जैसे सहक नहीं रही थी। एक चुप्पी थी तुम्हारे चेहरे पर। तुम्हारा इस तरह मिलना मुझे परेशान कर रहा था। तुम बस उदास मुस्कुराहट के साथ मिलोगी और बिना कुछ बात किए सीढ़ियों से उतर जाओगी। यह बात मुझे अंदर तक कचोट रही थी। इसी उधेड़ बुन में सीढ़ियां चढ़ते मुझे एक पर्स मिला। खोलकर देखा तो किसी अंजुमन शेख का था। बुटीक सेंटर साउथ एक्सटेंशन का पता था। दिए हुए नंबर पर कॉल किया तो स्विच ऑफ था। तुम्हारे बारे में सोचते सोचते रात के 8 बज गए थे। अचानक याद आया कि किसी का पर्स मेरे पास है जिसमें 1200 रुपए और डेबिट कार्ड है। मैंने फिर एक बार कॉल लगाई। इस बार रिंग जा रही थी। हेलो। एक खूबसूरत आवाज सुनाई दी। जी, आपका पर्स मुझे इंडियन कॉफी हाउस की सीढ़ियों पर गिरा मिला। आप बताएं इसे कहाँ आकर लौटा दूं? आदित्य बोल रहे थे। उधर से आवाज आई, सोनाली तुम? मैं आश्चर्यचकित था। कैसी हो तुम? और यह अंजुमन शेख का कार्ड तुम हो कहाँ? तुमने कॉलेज क्यों छोड़ दिया? मैं उसके सारे सवालों का जवाब जान लेना चाहता था क्योंकि मुझे कल पर भरोसा नहीं था। तुमने बस इतना कहा था, कल कॉफी हाउस में मिलो 11 बजे। अगले दिन मैंने कॉफी हाउस में तुम्हें आते हुए देखा। 2 वर्ष पहले उस हरे ओवरकोट में सोनाली मिली थी। सपनों की दुनिया में जीने वाली सोनाली, बेरिंग जिंदगी में रंग भरने वाली सोनाली। पर 2 वर्ष में तुम बदल गई थी। तुम सोनाली नहीं थी। तुम एक हताश, उदास, सहमी अंजुमन शेख थी जिसने 2 वर्षों पहले घर छोड़कर अपने प्रेमी सज्जाद से शादी कर ली थी। वही सज्जाद जिसके बारे में तुमने मुझसे छिपाया था। जिससे प्रेम करो उसके साथ यदि जिंदगी का हर पल जीने को मिले तो इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। इस गैर मजहबी प्रेम विवाह में निश्चिंत ही तुमने बहुत कुछ झेला होगा, पर प्रेम सारे जख्मों को भर देता है। लेकिन तुम्हारे और सज्जाद के बीच आए रिश्तों की कड़वाहट वक्त के साथ बदतर हो रही थी। शादी के बाद प्रेम ने बंधन का रूप ले लिया था। आधिपत्य के बोझ तले रिश्ते बोझिल हो रहे थे। तुम तो दुनिया का शक्कर लगाने वाली युवती थी। तुम रिश्तों को जीना चाहती थी, उन्हें नहीं ढोना चाहती थी। जिससे तुम प्रेम समझ रही थी वह घुटन बन गया था। तुम सब कुछ कहती चली गई थी और मैं तुम्हारे चेहरे पर उठते हर भाव को वैसे ही पढ़ना चाह रहा था जैसे पहली बार पढ़ा था। तुमने सज्जाद के लिए अपना नाम बदला था, अपनी कल्पनाएं बदली। तुमने खुद को बदल दिया था। प्रेम में खुद को बदलना सही है या गलत नहीं मालूम, पर खुद को बदलकर तुमने प्रेम भी तो नहीं पाया था। वक्त हो गया था फिर एक बार तुम्हारे जाने का। सज्जाद घर पहुंचने वाला होगा, तुमने कहा था। तुमने पर्स लिया और हाथ आगे बढ़ाकर बाय कहा। मैंने जल्दी से तुम्हारा हाथ थामा। वही 2 वर्षों पुराने ओवरकोट की गर्मी महसूस करने को। तुम्हारे हाथ के पुराने जख्म तो भर गए थे, लेकिन नए जख्मों ने जगह ले ली थी। इस बीच हमारी फोन पर बातें होती रही। राजीव चौक और नेहरू प्लेट पर 2 बार मुलाकातें हुई। सब कुछ सहज था तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन मैं असहज था। इस बीच मैं लिखता भी रहा था, तुम्हें कविताएं भी भेजता था। पढ़कर तुम रोती थी, कभी हंसती भी थी। एक दिन तुम्हारा मैसेज आया था, तुमसे बात नहीं हो पाएगी अब। मैंने एकदम कॉल बैक किया। मेरा नंबर ब्लॉक हो चुका था। तुम्हारा फेसबुक अकाउंट चेक किया तो वह डिलीट हो चुका था। मैं घबरा गया था। तुम्हारे साउथ एक्स वाले बुटीक पर फोन किया तो पता चला कि तुम 1 हफ्ते से वहां नहीं गई हो। इसी बीच मेरा नया उपन्यास नवंबर की डायरी बाजार में छप आकर आ चुका था। मैं सभाओं और गोष्ठियों में जाने में व्यस्त हो गया, पर तुम्हारा ख्याल मन में हमेशा बना रहा। समय करवटें ले रहा था। सूरज रोज डूबता था, रोज उगता था। धीरे धीरे 1 साल गुजर गया। शाम के 7 बज रहे थे। मैं कमरे में अपनी नई कहानी सोना के बारे में सोच रहा था। तब तक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा कोई युवती मेरी ओर पीठ किए खड़ी थी। मैंने कहा, जी।
वह जैसे ही मुड़ी मैं आश्चर्यचकित रह गया। वह सोनाली थी। हम दोनों गले लग गए। मैंने सीने से लगाए हुए तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? तुम्हारा उपन्यास पढ़ा, नवंबर की डायरी, उसके पीछे तुम्हारा नंबर और पता भी था। आदित्य, तुमने सही लिखा है। इस उपन्यास में जिन रिश्तों में विश्वास की जगह हो उनका टूट जाना ही बेहतर है। मैंने सज्जाद को तलाक दे दिया था। हमारी फेसबुक चैट सज्जाद ने पढ़ ली थी। फिर यहीं से बचे रिश्ते भी टूटते चले गए थे।